हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। एनसीईआरटी की समरी करते हैं। एनसीईआरटी की समरी क्लास 6 to 12 की जो समरी दी हुई है हिंदी और हिंदी में दी हुई है। एक्चुअली जो बुक है कॉस्मोस पब्लिकेशन की एनसीईआरटी का सार संग्रह, एक्चुअली ये हिंदी में है, बट हम ट्राई करते हैं, जैसे आपको अभी तक देख चुके हैं कि पार्लियामेंट तक हम डिस्कस कर चुके हैं। जितना जो टेक्निकल वर्ड है, जितना हार्ड वर्ड है, उसको मैं हिंदी इंग्लिश में ट्राई करता हूँ और फिर दोनों में मैं साथ साथ समझाने का चलता हूँ। तो चलिए, मेरे बारे में कुछ आप देख सकते हो। मेरा नाम धीरज है और अगर आप अनअकैडमी पे मुझे फॉलो करना चाहते हो तो आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। आप कोई भी डाउट इन दोनों नंबर पे पूछ सकते हो, ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो, आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो। तो कहाँ तक डिस्कस कर चुके हैं? डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पे संसद तक। तो आज 3 हमें चैप्टर डिस्कस करना है। राज्यपाल, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्य विधानमंडल यानी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों, और संघ और परिषद दोनों, और उसके बाद हाई कोर्ट। फिर आगे डिस्कस करेंगे। चलिए सीधे वहां पे चलते हैं। हाँ, चलिए। सबसे पहले गवर्नर का हिंदी होता है राज्यपाल। क्लियर? तो क्या लिखा हुआ है, क्या संविधान में लिखा हुआ है? भारतीय संविधान में राज्यपाल को मनोनीत किए जाने की पद्धति में किस देश का अनुसरण किया जाता है, किया गया है? मतलब राज्यपाल को हम नॉमिनेट करते हैं। चलिए मान लेते हैं नॉमिनेट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं। लेकिन किस देश से हमने कॉपी किया है? किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कॉपी किया है? हमने कॉपी किया है कनाडा से, क्योंकि कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन का एक मैं ट्रिक बताया था। कनाडा क्या चाहता है? हमेशा सेंटर को स्ट्रांग बनाने का, सेंटर को स्ट्रांग बनाने का। फेडरल सिस्टम हो लेकिन सेंटर ज्यादा स्ट्रांग हो। तो देखा था हमने कि कनाडा की जो जो चीजें कनाडा से हमने कॉपी किया है वो सेंटर को स्ट्रांग बनाता है। चाहे सुप्रीम कोर्ट का एडवाइजरी जुरिडिक्शन, बहुत कुछ ऐसे, मतलब कि गवर्नर को चुनना, ये सब बात, रेजिड्यूरी पावर, ये सारी बातें, रेजिड्यूरी पावर जो होते हैं, सारी बातें क्या करती है? सेंटर को स्ट्रांग करती हैं। तो राज्यपाल का डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है, राज्यपाल का नॉमिनेशन होता है। कहाँ, किस देश से कॉपी किया हमने? कनाडा से। नेक्स्ट, राज्य का कार्यकारी यानी एग्जीक्यूटिव हेड और कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। एग्जीक्यूटिव और कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन होता है? राज्यपाल यानी गवर्नर होता है। एग्जीक्यूटिव हेड, जैसे सेंटर का एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट। सेंटर का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट। सेम इसी तरह एग्जीक्यूटिव हेड एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं। और एक और चीज, ये एजेंट भी होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के। और एक और चीज, प्रेसिडेंट के प्लेजर पे काम करते हैं। प्रेसिडेंट जब चाहे इनको हटा सकते हैं। अब किसी राज्य में, अगर किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति करनी है, अगर नॉमिनेशन करना है, नॉमिनेट करना है किसी बंदे को राज्यपाल के तौर पे, तो किस आर्टिकल के अंतर्गत ये बात सब दिए गए हैं? आर्टिकल 155 के अंतर्गत। विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? विधान परिषद की बात की है, विधान परिषद। क्लियर? एक चीज मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। हमारे पास 2 हाउसेस होते हैं। देखो, देश में तो आपको पता है लोकसभा, राज्यसभा। क्लियर? सेम इसी तरह स्टेट में होते हैं एक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और एक होती है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्लियर? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को हम बोलते हैं राज्य विधानमंडल संघ। क्लियर है ना? क्या बोलते हैं हिंदी में? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, एक सेकेंड। हाँ, यहाँ पे देखो, क्या बोलते हैं? सॉरी, संघ नहीं बोलते, परिषद बोलते हैं, सॉरी विधान सभा बोलते हैं। राज्य विधान सभा यानी सभा, यानी असेंबली का मतलब तो सिंपल होता है सभा। क्योंकि बहुत लोग जो इंग्लिश बैकग्राउंड से इसी में कंफ्यूज होते थे, किसको सभा बोलते हैं, किसको परिषद बोलते हैं। काउंसिल मतलब परिषद, काउंसिल मतलब परिषद। और सभा क्या होता है? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, असेंबली का मतलब सभा। क्लियर? इसलिए आपको बता दिया। हाँ,
चलिए, अब क्वेश्चन होता है कि राज्य विधान परिषद, परिषद का मतलब है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में राज्यपाल के द्वारा कितने सदस्यों को नॉमिनेट किया जाता है? तो टोटल सदस्य का 1/6। यहाँ पे मैं आपको एक फिगर और दिखाता हूँ, वो एक्चुअली फिगर मैंने डाला नहीं, वो आप गूगल पे बस सर्च करना ना कि स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो मेंबर, हाँ यहाँ पे है ना, नॉमिनेट गवर्नर के द्वारा नॉमिनेट कितने किए जाते हैं? रिमेनिंग कितना बचेगा? 1/6 बचता है। ग्रेजुएट्स के द्वारा 1/12, टीचर्स के द्वारा 1/12, लोकल अथॉरिटीज के द्वारा 1/3, असेंबली मेंबर के द्वारा 1/3 और गवर्नर के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है 1/6। अब नेक्स्ट देखो, यदि राज्यपाल संसद, मतलब राज्यपाल अगर कोई एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है यानी संसद का सदस्य है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का सदस्य है, तो जिस तिथि में, मतलब जब वो राज्यपाल की पद ग्रहण करेगा, गवर्नर का पद ग्रहण करेगा, उसको पुराने पोस्ट छोड़ने पड़ेंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्या है? झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में एक जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर की नियुक्ति कौन करता है? बाकी में नहीं करते, क्योंकि बाकी एरिया में उतना ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन नहीं है, आप लोग को पता होगा। तो जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। अब बोलोगे भैया नॉर्थ ईस्ट में भी तो मिलता है। नॉर्थ ईस्ट के लिए अलग बॉडी है ना, जैसे ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ये सब है ना बहुत, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, इसीलिए। नेक्स्ट देखते हैं, राज्य विधानसभा के 17 वसन का मतलब होता है, एक ध्यान देना, एक तो होता है पूरा का पूरा हाउस ही डिजॉल्व हो जाना कि अब चुनाव होने वाला है, और एक होता है सत्र, सिर्फ सेशन खत्म हो रहा है कि मुझे अब लग रहा है कि अब बजट सेशन खत्म हो गया, खत्म होने वाला, बजट सेशन का काम हो गया, तो बजट सेशन को प्रोरोगेशन बोलते हैं। बजट सेशन के खत्म होने को प्रोरोगेशन बोलते हैं, कोई भी सेशन के खत्म होने को बोलते हैं प्रोरोगेशन। क्लियर? स्टार्ट होने को समन बोलते हैं, समन और प्रोरोगेशन। तो समन और प्रोरोगेशन सेंटर में आपने देखा था कि सेंटर में प्रेसिडेंट साहब करते हैं, तो यहाँ पे राज्यपाल करेंगे ना। राज्य विधानसभा यानी सभा का मतलब असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के 17 वसन सत्र को खत्म करने का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? राज्यपाल द्वारा। और राज्यपाल किसके एडवाइस पे देंगे? ऑब्वियसली सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस में। राज्यपाल किसके सलाह कर जिला, मतलब किसके सलाह कर नहीं, किसके सलाह पर। क्लियर? कौन यहाँ पे किसके सलाह पर जिला न्यायाधीश यानी जो सबऑर्डिनेट कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेज वगैरह होते हैं, डिस्ट्रिक्ट जजेज की नियुक्ति का मतलब होता है अपॉइंटमेंट, उसके बाद स्थानांतरण यानी ट्रांसफर, उसके बाद प्रोन्नति यानी प्रमोशन। अपॉइंटमेंट, ट्रांसफर एंड प्रमोशन कौन करता है? राज्यपाल। ध्यान देना, राज्यपाल किसके सलाह पर? उच्च न्यायालय के सलाह पर, हाई कोर्ट के सलाह पर। राज्यपाल के वेतन और भत्ते यानी जो उनकी सैलरी होती है, अलाउंस होती है, वो कहाँ से जाती है? राज्य की संचित नीति से यानी कंसोलिडेटेड फंड से जाती है, कंसोलिडेटेड फंड से। भारत के संविधान में राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है, क्योंकि वो तो प्रेसिडेंट के प्लेजर पे काम करते हैं, उनको तो जब मन तब हटा दिया जा सकता है। तो उनके लिए कोई इम्पीचमेंट प्रोसेस थोड़ी जरूरी है, जैसे प्रेसिडेंट के लिए इम्पीचमेंट महाभियोग है, तो इनके लिए कोई ऐसा वियोग वगैरह नहीं है। अब एक और चीज होता है, राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित कर सकते हैं? देखो, कोई भी बिल पास होता है तो पहले दोनों हाउस से पास होगा, उसके बाद गवर्नर के पास आएगा। गवर्नर के पास 4 ऑप्शन होता है, एक एसेंट कर दे, सिंपल हाँ साइन कर दे, चलिए आगे चलते हैं। एक विथहोल्ड कर लेते हैं अपने पास, एक रिटर्न कर लेते हैं फॉर रिकंसिडरेशन कि जाइए इसमें ये पॉइंट गलत है, चेक करते हैं। अब इनको जब गवर्नर को कुछ समझ नहीं आता है, गवर्नर को लगता है यार ये जो कानून बना रहा है सेंटर के कानून के उल्लंघन करता है, तो सीधा प्रेसिडेंट को भेज देते हैं, ताकि प्रेसिडेंट इस पे अच्छे से ध्यान से प्रेसिडेंट देख सके, प्रेसिडेंट इस पे सारा सजेशन दे सके। तो प्रेसिडेंट के पास भेज देते हैं, अपना पत्ता झाड़ लेते हैं।
क्लियर? किस आर्टिकल में दिया है? आर्टिकल 201 में। अब प्रेसिडेंट के पास क्या पावर है? प्रेसिडेंट असेंट देंगे, विथहोल्ड करेंगे या रिटर्न करेंगे। क्लियर है ना? रिटर्न करेंगे। वर्तमान में राज्यपाल का मासिक वेतन कितना है? 3,50,000। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायित्व? तो ऑब्वियसली जो उनको अपॉइंट करता है, जिनके प्लेजर के अंदर होते हैं, राष्ट्रपति के अंदर। क्लियर? अब 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, देखो बिल को हम विधेयक बोलते हैं, एक्ट को अधिनियम। ध्यान देना है, भले ही आपको ये आसान वर्ड कि मैं हिंदी इतना बता रहा हूँ, ये तो कोई भी समझे, भाई नहीं समझते हैं, नहीं, बहुत बहुत दिक्कत होता है। मतलब हमें लगता है कि यार ये तो आसान इंग्लिश हिंदी है, लेकिन नहीं होता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956, इसका मतलब है 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। एक्ट को अधिनियम बोलते हैं, बिल को हम विधेयक बोलते हैं। विधेयक अधिनियम तभी बनता है जब या तो गवर्नर असेंट देते हैं, सेंटर के केस में प्रेसिडेंट असेंट देते हैं। इसके अनुसार एक व्यक्ति मतलब सिंगल पर्सन, एक से ज्यादा राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। एक व्यक्ति, जैसे मान लो एक कोई बिहार के राज्यपाल है तो यूपी के राज्यपाल भी हो सकते हैं, कोई दिल्ली के राज्यपाल है तो हरियाणा के राज्यपाल भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि यूटी के केस में कुछ अलग होगा, नहीं। क्लियर? तो सैलरी की देने की बात आ गई तो दोनों मिल बांट के दे देंगे, हो गया। और राज्यपाल पुनर्नियुक्ति यानी रीअपॉइंटमेंट के लिए भी योग्य है। रीअपॉइंटमेंट है ना, सरोजिनी नायडू ने राज्यपाल के बारे में बोला कि राज्यपाल तो बस क्या है पता है आपको? सोने की चिड़िया में निवास करने वाली चिड़िया की संज्ञा दी है। भाई ऊपर से देखने में लगता है यार क्या पावर होगा, लेकिन कुछ ज्यादा पावर नहीं है। ऊपर से प्रेसिडेंट, नीचे इधर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पीछे पड़े रहते हैं। अब क्वेश्चन होता है राज्यपाल किन किन लोगों का अपॉइंटमेंट करते थे? जैसे सेंटर कर रहे थे अटॉर्नी जनरल का, तो गवर्नर क्या करते? एडवोकेट जनरल का। सेंटर कर रहे थे सेंटर कर रहे थे यूपीएससी का, ये करेंगे स्टेट पीसीएस का। सेंटर कर रहे थे इलेक्शन कमीशन का, ये करेंगे राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों। एक एक्स्ट्रा ये करते हैं, विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर जो होते हैं ना, उनकी नियुक्ति करते हैं। उसके बाद स्टेट फाइनेंस कमीशन का भी गठन करते हैं। बहुत क्या हो भाई, एक सेकंड, हाँ अब आ गया। चलिए अब क्या लिखा है? राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के विषय में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। हाँ, हाईकोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट, सुप्रीम कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं। लेकिन जब हाईकोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट करना होता है तो राज्यपाल से सलाह मशवरा लिया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये पॉइंट यहाँ पे गलत लिखा है, क्योंकि लक्ष्मीकांत में दिया है कि रिमूवल करना हो राज्य लोकसभा आयोग के स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को, तो ये निलंबित प्रेसिडेंट साहब करते। प्रेसिडेंट साहब, आप लोग मुझे इस पे आप कोई और सोर्स बता के बताओ कि जो मैं यहाँ पे बोला हूँ वो गलत है और ये पॉइंट सही है। कोई सोर्स बता सकते हो? क्योंकि लक्ष्मीकांत में तो यही दिया है और इवन विकिपीडिया वगैरह पे भी यही दिया है। जम्मू एंड कश्मीर के उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। क्लियर? जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि एक चीज मैं बता दूं, जो भी यूनियन टेरिटरी है ना, जो भी यूनियन टेरिटरी है, तो यूनियन टेरिटरी के जो लेफ्टिनेंट जनरल गवर्नर होते हैं उनके उपराज्यपाल नहीं, यहाँ पे उपराज्यपाल है। देखो एक चीज पहले मैं बता दूं, दो यूटी है ना जिसके पास अपनी असेंबली है, दिल्ली और पुडुचेरी, और जम्मू एंड कश्मीर के पास भी होगी है, मतलब अभी ठीक से पता नहीं चला, मतलब होने वाली है, चुनाव वगैरह होगा तब। तो यहाँ के भी देखो, इन दोनों में तो कैसे होता है, जो इन दोनों के सीएम है उनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? नॉर्मली सारे सीएम का अपॉइंटमेंट गवर्नर करता है, लेकिन इनके सीएम का अपॉइंटमेंट करते हैं खुद प्रेसिडेंट साहब। यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर के उपराज्यपाल डेप्यूटी गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति।
क्लियर। भारत में राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन है? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू, उन्होंने ही बोला था ना ये बात, ये चिड़िया वाली। उसके बाद भारत राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का अगर रिप्रेजेंटेशन यानी प्रतिनिधित्व कम हो, उनका प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंटेशन कम हो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो एक मेंबर को अपॉइंट किया जा सकता है। अगर पहले से ही एक मेंबर जीत के आ गया तो काहे का नॉमिनेशन, फिर से नॉमिनेशन नहीं होगा। क्लियर ना। नेक्स्ट कुछ आर्टिकल दिए हुए हैं गवर्नर से रिलेटेड। आर्टिकल 153 अबाउट राज्यों में राज्यपाल होंगे। नेक्स्ट 154 है राज्य की कार्यपालिका शक्ति यानी एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास होगा? गवर्नर यानी राज्यपाल के पास होगा। 160 आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल, इमरजेंसी सिचुएशन अगर होगा तो उसमें राज्यपाल के कैसे कैसे काम होंगे। उसके बाद है क्षमादान तथा कुछ मामलों में दंडादेश को निलंबन, परिहार या लघुकरण। ध्यान देना ये वाला बात मैं बता चुका हूँ, जब मैं प्रेसिडेंट बताया था तो एकदम डिटेल में बताया था इनको। आर्टिकल 161 में दिया है। 163 में दिया है कि मंत्री परिषद द्वारा राज्यपाल को एड एंड एडवाइस दिया जाता है। आर्टिकल 200 में लिखा है कि राज्यपाल, ध्यान देना, कोई भी विधेयक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से आता है तो राज्यपाल के क्या क्या ऑप्शन होते हैं? असेंट देना, विथहोल्ड करना, रिटर्न करना, प्रेसिडेंट को भेजना, ये सारे ऑप्शन होते हैं। राष्ट्रपति को भेजना आर्टिकल 201 में है, ये मैं पहले भी आया था। राज्यपाल को जो ऑर्डिनेंस जारी करने की पावर है वो आर्टिकल 213 में दिया है। और राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीश हो यानी डिस्ट्रिक्ट जज की नियुक्ति होती है, वो कहाँ दिया है? आर्टिकल 233 में। क्लियर। अब डिस्कस करते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। एक सेकंड रुक जाओ बस। क्लियर। तो गवर्नर वाला सारा पॉइंट डिस्कस कर ले। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो जो पॉइंट है हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले भारत में राज्य विधान मंडल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का उच्च सदन काउंसिल, ध्यान देना, स्टेट लेजिस्लेचर जो लेजिस्लेटिव होते हैं उसमें दो बॉडी होती है। जनरली बहुत सारे स्टेट में 7 स्टेट है जिसमें 2 बॉडी है। एक है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और एक स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसको बोलते हैं सभा, असेंबली को सभा, और इसको बोलते हैं परिषद। क्लियर। बहुत आसान लग रहा है लेकिन बहुत मुश्किल होता है लोगों को, अगर इंग्लिश वाले हिंदी वाले ऐसे हो एक दूसरे की भाषा समझने में। भारत में राज्य विधानमंडल यानी स्टेट लेजिस्लेटिव का उच्च सदन अपर हाउस कौन सा है? विधान परिषद है यानी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। नेक्स्ट देखना, राज्य के वित्तीय लेखों यानी फाइनेंशियल मैटर को नियंत्रण कौन करता है यानी ऑडिटिंग कौन करना है? भाई सीएजी ही करते हैं। राज्य के, देश के, सबके सीएजी ही करते हैं, सीएजी ही करते हैं। नेक्स्ट है राज्य का में उच्च सदन यानी विधान परिषद यानी काउंसिल ऑफ स्टेट को उच्च सदन बोलते हैं यानी अपर हाउस किसको? विधान परिषद को। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना यानी अगर आपको एस्टैब्लिशमेंट करना है या समाप्त या एंड करना है, डिस्ट्रॉय करना है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को, तो आपको क्या करना होगा? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, ध्यान देना, पूर्ण बहुमत से पारित करना। पूर्ण बहुमत का मतलब होता है 50% ऑफ टोटल, 50% ऑफ टोटल, सिंपल 50% ऑफ टोटल जितने भी लोग हैं। मान लो अगर किसी असेंबली में 240 हाउस है, अभी प्रेजेंट है वो नहीं, अभी तो प्रेजेंट होगा तो सामान्य बहुमत होगा। 240 है टोटल, अगर मान लो अभी 150 प्रेजेंट है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन 240 में से वोट कितने, हाँ कितने लोग बोलने चाहिए? कम से कम 120 + 1 लोग हाँ बोलेंगे ना, तभी हम किस में? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, तभी किसी राज्य में स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल आएगा या स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जाएगा। किस बहुमत से? पूर्ण बहुमत से। पूर्ण बहुमत का मतलब होता है 50% ऑफ टोटल जितना वो है, टोटल जितना है वो कितनी सीट है टोटल वो। क्लियर। एक तो सामान्य बहुमत का मतलब होता है जितना प्रेजेंट है वोटिंग है उसका 50%, जैसे 150 लोग अभी प्रेजेंट है
तो उसका 75 प्लस 1। प्रभावी बहुमत का मतलब होता है जो खाली सीट है ना उसको छोड़ दो। खाली सीट का मतलब अगर मान लो 4-5 लोग ऐसे हैं जिनका डेथ हो चुका है, तो 240 में से 5 घटा दो तो 235। 235 का आप आधा देख लो। क्लियर? 235 का आधा प्लस 1 ही होगा प्रभावी। एक होता है स्पेशल मेजोरिटी, उसका मतलब होता है दोनों चीज फुलफिल होना चाहिए। 50% ऑफ 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस 50% ऑफ टोटल। 50% यानी पूर्ण और सामान्य दोनों का, पूर्ण का और एक और इसका, दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, दोनों फुलफिल होना चाहिए, दोनों में से एक नहीं। चलिए थोड़ा बहुत मेजोरिटी के बारे में समझ लीजिए, और डिटेल में आपको समझना तो लूसेंट में मैं ये सब डिटेल में कराने ही वाला हूँ। क्लियर? नेक्स्ट है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल किसी साधारण विधेयक को, किसी ऑर्डिनरी बिल को ज्यादा से ज्यादा कितने समय तक रोक सकता है? 4 महीने तक। पहली बार 3 महीने, दूसरी बार 1 महीने, टोटल 4 महीने तक। यानी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कोई बिल लाया, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास गया, एक ज्यादा से ज्यादा 3 महीने पहली बार रोके, और 3 महीने में रिटर्न नहीं किए ना तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मान लेगा कि स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी परिषद पास कर चुका है। क्लियर? कुछ आर्टिकल देख लेते हैं। राज्यपाल को सलाह एवं सहायता के लिए मंत्री परिषद का गठन करना, यानी राज्यपाल को सलाह यानी गवर्नर को अगर एड एंड एडवाइस देना हो, यानी सलाह का मतलब होता है एडवाइस, सहायता का मतलब एड देना हो, तो मंत्री परिषद का यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का गठन किया जाएगा, का प्रावधान है। 164 में क्या है? राज्यपाल के मंत्रिमंडल में यानी असेंबली में सामूहिक उत्तरदायित्व, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके प्रति होती है? विधान परिषद के प्रति। यानी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं ना, वो किनके प्रति उत्तरदायी होते हैं? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रति, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के प्रति नहीं भाई। जैसे सेंटर में लोकसभा के प्रति थी ना, वैसे ही यहाँ पे राज्य सरकार का कार्य का संचालन यानी स्टेट गवर्नमेंट का कार्य कैसे चलेगा, कौन चलाएगा? राज्य का मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चलाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट है राज्यपाल को सूचना प्रदान करने, ऑब्वियसली राज्यपाल को कोई भी इंफॉर्मेशन देना होगा तो डायरेक्टली किससे लेंगे? सीएम से लेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत, अंडर व्हिच आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, विधानसभा को, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को पावर है कि वो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को हटा सकता है या नया से डाल सकता है? किसका कौन? अंडर व्हिच आर्टिकल? अंडर 169 आर्टिकल। राज्य की विधान सभाओं की सदस्यों की संख्या किस अनुच्छेद में निर्धारित की गई है? राज्य के विधान सभाओं की में सदस्यों की संख्या यानी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में सदस्यों की संख्या किस आर्टिकल में बताई गई है? 170। उसका नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन है यानी इलेक्शन का कंट्रोल कौन करता है? कौन इलेक्शन की देखभाल करता है? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन। आप ये मत बोलना कि स्टेट का इलेक्शन नहीं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किस का करती है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। एमपी का, एमएलए का मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, पार्लियामेंट का, प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का, 4 लोगों का करते हैं। राज्य विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता ऑब्वियसली। जैसे राज्यसभा भंग नहीं होता, राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, सेम इसी तरह ये भी परमानेंट हाउस है। राज्य विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता है। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है? गोवा में। क्लियर? यूनिफॉर्म सिविल कोड जो अंडर आर्टिकल 44 है इन डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्य का विधान सभा अध्यक्ष, स्पीकर जो होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का, चेयरमैन मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का हेड जो होता है स्पीकर, जो चुना जाता है वही उसी हाउस के द्वारा स्टेट लेजिस्लेटिव
स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली के द्वारा ही चुना जाता है। उनको अगर जाना हो तो अपना रेजिग्नेशन यानी अपना त्याग पत्र किसको देंगे? डेप्यूटी स्पीकर को देंगे, डेप्यूटी। नेक्स्ट है, ये तो देख ही लिए, ये हम देख लिए। मुख्यमंत्री के ये क्या लिखा हुआ है? मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। ऑब्वियसली जैसे मुख्य सीएम का अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? सीएम का अपॉइंटमेंट डायरेक्ट कौन करते हैं? राज्यपाल कर देते हैं। लेकिन राज्यपाल बाकी मंत्रियों का नियुक्ति करते हैं, बट एडवाइस किसका होता है? एडवाइस होता है सीएम का। और हम ऐसा बोल सकते हैं कि सीएम राज्यपाल जब चाहे कभी भी किसी भी मंत्री को हटा सकते हैं। देखो बैक एंड पे एडवाइस किसकी तरफ से आएगा? सीएम से आएगा। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि मंत्री अंडर प्लेजर की तरह काम करते हैं, मतलब राज्यपाल के अंडर प्लेजर की तरह काम करते हैं। राज्यपाल जब मन हुआ तब हटा देंगे, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। क्लियर? जब तक राज्यपाल की खुशी है तब तक रहेंगे, नहीं तो भगा निकाल देंगे। विधानसभा के सदस्यों की डिस्क्वालिफिकेशन या निहरताओं से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? राज्यपाल के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा। क्लियर? विधानसभा का सदस्य निर्वाचन होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 25 ईयर। क्लियर? लोकसभा के लिए भी तो इतनी है ना। राज्यसभा 30 साल, प्रेसिडेंट प्राइम और वाइस प्रेसिडेंट 35 साल। विधानसभा के विघटन डिसोल्यूशन के पश्चात उसका अध्यक्ष अधिकतम 6 माह तक अपने पद। ऑब्वियसली क्योंकि जैसे ही डिसॉल्व हुआ हाउस तो जो उनके अध्यक्ष होंगे यानी जो उनके स्पीकर होंगे उनको ऐसे ही नहीं हटा दिया जाता है। स्पीकर तब तक रहते हैं जब तक दूसरी हाउस पूरी तरह आ नहीं जाती। यानी स्पीकर हाउस के डिजॉल्व होने के 6 मंथ, मैक्सिमम 6 मंथ रहेंगे। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं मैक्सिमम 6 मंथ के अंदर आपको इलेक्शन करके दूसरा हाउस बुला लेना है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, ऐसा नहीं मान लो बीच में ही डिजॉल्व हो गया, 5 साल पूरा होने से पहले ही मेजोरिटी खत्म हो गई, डिजॉल्व हो गई, तो ऐसा थोड़ी है कि आप जिस दिन डिजॉल्व हुआ उनके द्वारा बनाए गए स्पीकर को उसी दिन हटा दो। नहीं, 6 महीने तक उनको रहने दो। नेक्स्ट क्या है? राज्य सरकार के मंत्रियों का वेतन यानी सैलरी एंड अलाउंस का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? राज्य विधान सभा द्वारा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा। वर्ष 1956 में कितने पुनर्गठित राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल थे? द्विसदनीय विधानमंडल थे 1956 में 5 में थे। बाई कैमरल यानी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, सभा भी है, परिषद भी है। प्रथम महिला मुख्यमंत्री किस राज्य में बनी थी? उत्तर प्रदेश में बनी थी। कौन बनी थी आप देख लिए? सुचेता कृपलानी जी। गवर्नर कौन बनी थी? सरोजिनी नायडू जी। क्लियर? अब देखो किस विधानसभा में कितने सदस्य हैं। एक तो 2 चीज याद कर लो, एक तो अपने स्टेट का याद कर लो और टॉप का 2-3 राज्य का याद कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश 403, पश्चिम बंगाल 294, महाराष्ट्र 288 और बिहार 243। और उसके बाद आप याद करना चाहते हो सबसे कम वाला याद कर लो, सबसे कम है सिक्किम। क्लियर? सिक्किम से और कम नहीं ना कोई, आप देख लो ना। गोवा में 40 है, मिजोरम में 40 है। चलिए, केंद्र शासित प्रदेश में आपको पता है दिल्ली में 70 सीट के लिए लड़ाई होती रहती है, पुडुचेरी में 30 सीट। जम्मू कश्मीर में टोटल 83 है, जबकि 24 सीट पीओ के लिए खाली है, क्योंकि पीओ के पे अभी कंट्रोल है पाकिस्तान का। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वो अभी कंट्रोल किया हुआ है। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं हाई कोर्ट। मैं थोड़ा चार्जर के पास चार्जर लगा लेता हूँ, एक सेकंड। मैं पॉज नहीं करूँगा, अभी लगा ही लेते हैं तो करते हैं दोनों। हाई कोर्ट को एंड करते हैं। चलिए आ गया, आप देखिए, एक सेकंड। चलो
स्टेट लेजिस्लेटिव हाई कोर्ट में 2 पेज है, ज़्यादा नहीं है। हाई कोर्ट भी हम अभी से कर लेंगे। तो फिर हमारे पास बचेगा केंद्र राज्य संबंध, एक क्लास में वो हो जाएगा। उसके बाद इमरजेंसी, फाइनेंस कमीशन, नीति आयोग। मतलब देखो एक क्लास में हम ट्राई करेंगे राज्य संबंध और इमरजेंसी कर ले। उसके बाद फाइनेंस कमीशन, नीति आयोग, इलेक्शन कमीशन और कुछ इम्पोर्टेंट आयोग एक क्लास में। फिर राज्य भाषा भी उसी क्लास में करेंगे। फिर पंचायती राज और जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और नगर पालिका उसी क्लास में। चलिए करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, बुक निकाल लेता हूँ। अंडमान और निकोबार द्वीप का समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंदर आते हैं? हाई कोर्ट में है। यानी आपको पता है अंडमान और निकोबार डायरेक्टली वहाँ पे हाई कोर्ट नहीं है, तो आपको बताना है वो किस हाई कोर्ट, वहाँ पे कोई केस आता है तो किस हाई कोर्ट में जाता है? कलकत्ता उच्च न्यायालय, यानी कलकत्ता हाई कोर्ट। क्लियर। इसी तरह बहुत सारे स्टेट है जो जिनके पास अपना नहीं है तो किसी दूसरे राज्य के हाई कोर्ट में जाते हैं। क्लियर। बहुत लोग केरला में भी आते हैं, कुछ और राज्य में बताऊंगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों मतलब हाई कोर्ट का वेतन और भत्ते यानी सैलरी अलाउंस कहाँ से दिया जाता है? राज्य के कंसोलिडेटेड फंड में। लेकिन बात आती है पेंशन आता है जो देश का सेंटर का कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है, CFI कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यानी संचित निधि जो होती है देश की, उनसे आती है। उच्चतम न्यायालय, ध्यान देना, अभी आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक को क्रिमिनल ऑफेंस करार दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से पहले ही किसी एक उच्च न्यायालय ने ट्रिपल तलाक को गैर कानूनी बोला था और इलीगल बताया था। किस हाई कोर्ट ने? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। न्यायाधीशों के हटाने, ध्यान देना, जब हाई कोर्ट के जज या सुप्रीम कोर्ट के जज हटाना होता है ना, तो हम एक कमेटी का एस्टैब्लिश करते हैं। कमेटी क्या करती है? बहुत अच्छे से, जैसे आप मान लो हाई कोर्ट के जज को आप निकाल रहे हो, तो आप ऐसे थे रही कि सीधा प्रेसिडेंट बोलेंगे नहीं आप निकलो, ऐसे नहीं होता। अगर मान लो उनका जो क्रिमिनल होगा, जैसे सबसे पहले आपको ऐसा लिखा हुआ कि मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी हो तभी उनको हटाया जा सकता है। लेकिन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी का डिसीजन लेगा कौन? एक कमेटी लेगी। उस कमेटी में कौन कौन मेंबर होंगे? सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, या अगर ये एब्सेंट है तो सीनियर मोस्ट कोई सीनियर मोस्ट या कोई भी सीनियर जजेस जो होंगे टॉप के कुछ, उनमें से कोई आएगा। सेकेंड, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस आएगा यानी मुख्य न्यायाधीश। ये एक और एमिनेंट जूरिस्ट आएंगे, एमिनेंट जूरिस्ट जो बहुत प्रख्यात विधि देखता है। तो ये तीनों कमेटी एक रिपोर्ट देंगे और रिपोर्ट के देने के बाद फिर क्या करेगा? प्रेसिडेंट रिमूव करेंगे। उससे पहले दोनों हाउस में, राज्यसभा लोकसभा में भी पास किया जाना चाहिए। तो ये तीनों चीज ध्यान रखें। एक उच्च न्यायालय को, हाई कोर्ट को, न्यायाधीश यानी जजेज को त्याग पत्र किनको दे सकते हैं? गवर्नर को नहीं दे सकते, ये ध्यान रखना है। राष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति अपॉइंट करता है, राष्ट्रपति रिमूव करता है, तो आप रेजिग्नेशन लेटर कैसे दे दोगे गवर्नर को? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति यानी मेन रिटायर कब हो जाते हैं? रिटायर किस एज में होते हैं? 62 ईयर में। और सुप्रीम कोर्ट के जज 65। क्लियर। जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्वों के निर्वहन हेतु रिट्स जारी करता है तो उस लेख को क्या करते हैं? मैंडेमस। मैंडेमस का मतलब होता है कि तुम मेरा कमांड बनो। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक सीन है बाहुबली में सौदामिनी देवी बोलती है कटप्पा को तुम्हें बाहु को मारना पड़ेगा। तो ये इसका मतलब है क्योंकि कटप्पा सौदामिनी देवी के अंदर में है तो उसे क्या कर रही है? कमांड दे रही है कि तुम जाओ बाहु को मारो, तुम्हें बाहु को मारना पड़ेगा। इसको बोलते हैं मैंडेमस। 5 रिट मैं बता चुका हूँ लुसेंट वाले सीरीज में, आप देख सकते हो। लुसेंट का पॉलिटी आप सर्च करोगे
और आपको मिल जाएगा, मेरे प्लेलिस्ट में जाओगे, एक गवर्नमेंट जॉब वाला प्लेलिस्ट है, उसमें आपको मिल जाएगा। भारत के उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? 25। उसके बाद संपत्ति का अधिकार वर्तमान में वैधानिक अधिकार है जिसकी रक्षा के लिए उच्च न्यायालय रिट जारी करते हैं। ऑब्वियसली फंडामेंटल राइट नहीं है, राइट टू प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल राइट था, लेकिन 1978 के बाद अब एक लीगल राइट है। तो आपको जैसे पता है हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट के वायलेशन के केस में के अलावे और भी किसी केस में रिट जारी कर सकते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट के वायलेशन के केस में करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे हाई कोर्ट रिट जारी किया, हाई कोर्ट रिट जारी किया कर सकता है। हाँ, राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कौन सा अधिकार नहीं आता है? क्लियर है ना। मान लो राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार यानी ओरिजिनल जुरिडिक्शन के अंतर्गत, मतलब राज्य के हाई कोर्ट का जो ओरिजिनल जुरिडिक्शन है उसके अंदर क्या नहीं आता है भाई? एडवाइजरी, मतलब एडवाइस कुछ लेना होता है वो नहीं आता है कि एडवाइज लेने के लिए सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं। अधीनस्थ न्यायालय यानी सब ऑर्डिनेट कोर्ट की कार्य पद्धति का परीक्षण कौन सी याचिका करता है? भाई सर्टियोरी कि भाई मान लो कौन सी याचिका का मतलब होता है कौन सा रिट। क्लियर। इसका सिंपल मतलब होता है तुमको सर्टिफाई करना कि मतलब तुम एक काम करो, तुम एक काम कर सकते हो। सर्टिफिकेट देना हमेशा नहीं सोचते सबऑर्डिनेट कोर्ट को। मूल्य अधिकारों का संरक्षण उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों के अधिकारता आता है। क्लियर। फंडामेंटल राइट का सहेज कर रखना सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों का काम है। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट क्या है। भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश यानी डिस्ट्रिक्ट जज के अंतर्गत कौन सम्मिलित नहीं है? ट्रिब्यूनल जज नहीं है। ट्रिब्यूनल जज इज नॉट अंडर डिस्ट्रिक्ट जज। अब कुछ आर्टिकल दिया हुआ है, आर्टिकल 214, आपको इसमें से मैं इंग्लिश बता दूंगा जहाँ पे दिक्कत हुआ। राज्य में हाई कोर्ट की एस्टैब्लिशमेंट, राज्य में हाई कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट, उच्च न्यायालय अभिलेख के न्यायालय के रूप में, उच्च न्यायालय अभिलेख के न्यायालय के रूप में। क्लियर। रिकॉर्ड जो होंगे हाई कोर्ट के लिए वो रखेंगे। उच्च न्यायालय का गठन अंडर आर्टिकल मतलब एस्टैब्लिशमेंट होगा। उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की यानी जो जज के पोस्ट की नियुक्ति होती है, अपॉइंटमेंट होता है, वो कैसे होगा। उच्च न्यायालय में उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ प्रावधानों का लागू होना। उच्च न्यायालय में उच्चतम न्यायालय से संबंधित, ऑब्वियसली उच्च न्यायालय में बहुत सारे ऐसे प्रोविजन होंगे, डायरेक्ट उच्चतम न्यायालय वाले होंगे, सुप्रीम कोर्ट वाले होंगे, ऐसी बात के लिए। उच्च न्यायालय में हाई कोर्ट में जो जजेज होते हैं उनका ओथ कर लेना। आर्टिकल 220 में लिखा है स्थानीय न्यायाधीश बहाल करने के बाद प्रैक्टिस का प्रतिबंध। हाँ, अस्थाई बोलते हैं, अस्थाई न्यायाधीश। क्लियर। बहाल करने के बाद प्रैक्टिस का प्रतिबंध, उनको प्रैक्टिस करवाना है। क्लियर। मतलब अस्थाई मतलब होता है परमानेंट जजेज। न्यायाधीश की जो जजेज की सैलरी होंगी, अलाउंस होंगी, उसकी बात 221 में दिया गया है। 222 में दिखा है गया है ट्रांसफर की बात, ट्रांसफर। क्लियर। और 223 में दिया है कार्यवाहिक न्यायाधीश की नीति, कार्यवाहिक। क्लियर। उसके अतिरिक्त और एवं कार्यवाहिक न्यायाधीश मतलब अतिरिक्त मतलब एक्स्ट्रा जजेस को नहीं चुनना होता है, जैसे आपने देखा था उसमें सुप्रीम कोर्ट में भी देखा था एक्स्ट्रा जजेस चुनना होता है, वो 224 के अंदर करते हैं जब केस वगैरह बढ़ नहीं जाता है। अब देखो जो रिटायर जजेस को नियुक्ति, रिटायर जो हो चुके हैं वो है 224A में। ध्यान देना 224 के अंदर की है। आपको एक्स्ट्रा जजेस अतिरिक्त एक्स्ट्रा या मान लो कार्यवाही कुछ दिन के लिए न्यायाधीश को चुनने हैं, तो इसमें आप ऐसे लोगों को भी चुन सकते हैं जो ऑलरेडी रिटायर है। क्लियर है। 225 में लिखा है कि उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार कहाँ से कहाँ होगा। ऐसा थोड़ी कि दूसरे देश में का डिसीजन ले लेंगे, नहीं। 226 में लिखा है, आपको ये तो पता ही है, रिट जारी करने की, फंडामेंटल राइट के केस में रिट जारी करने की शक्ति। आर्टिकल 226A में लिखा है केंद्रीय अधिनियम की संवैधानिक वैधता पर विचार। हाँ, कि अगर कोई सेंट्रल पॉलिसी है, सेंट्रल कानून है, आप इसको नहीं सर्च करने देना, आप इसको नहीं देख ले ओ ये तो संविधान के लिए, भाई ये सुप्रीम कोर्ट है ना, इसके लिए आप क्यों कर रहे हो। 227 है उच्च न्यायालय के सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर
अधीक्षण की शक्ति। सिंपल, उच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट होगा वो सब ऑर्डिनेट कोर्ट पे अपना शक्ति प्रभाव डाल सकता है। यानी हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन लिया, सब ऑर्डिनेट को फॉलो करना है। उच्चतम न्यायालय का, हाँ ये सिंपल है, एक मामले है, आपने एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में भेज दिया, एक हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में भेज दिया, यही बात है। राज्य अधिनियम की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों का विस्तारण के लिए विशेष प्रावधान, इसको निरस्त कर दिया गया है, इसको भी निरस्त कर दिया गया। जो निरस्त कर देने का मतलब होता है हटा दिया गया है। पदाधिकारी एवं सेवक और उच्च न्यायालय में व्यय, नॉर्मल बात है कि कौन कौन पोस्ट ऑफिसर होंगे, कोई कौन सर्वेंट वगैरह होंगे, उच्च न्यायालय के व्यय वगैरह के बारे में, उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। क्लियर भाई, ये थोड़ा प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। एक बारी और मैं देखूंगा किसी और बुक में 225 और 230 दोनों सेम कैसे हो सकते हैं? सेम ही तो दिख रहा है ना भाई आपको। क्लियर, तो इसको मैं देखूंगा एक बारी और दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक साथ है, ओ ये तो नॉर्मल है। क्लियर, तो यही दिखा रहा है। नेक्स्ट पेज में आपको दिखाऊंगा कि किस किस बहुत सारे स्टेट है ना, उनका मुख्य पीठ का मतलब मेन जहाँ पे उनका हाउस है, मतलब होता है ना सुप्रीम कोर्ट का मेन हाउस, हाई कोर्ट का मेन हाउस। क्लियर, और उसका ब्रांचेज भी और जगह पे होते हैं। तो ध्यान देना, कोलकाता के सबसे पहले बात करते हैं। यहाँ ये वाला फिगर आपको पूरा दिखाएं। कोलकाता की स्थापना कब हुई? तो आपसे पूछा जा सकता है हाई कोर्ट के स्थापना सबसे पहले कहाँ की हुई? कोलकाता, मुंबई, मद्रास सबसे पहले हुई। तीनों याद रखना, कोलकाता, मुंबई, मद्रास 1862 ईस्वी। पटना का याद रखना 1916 में। क्लियर, और सबसे लेटेस्ट, सबका याद नहीं रखना है, सबसे लेटेस्ट आपको याद रखना तेलंगाना 2018 में। क्लियर, सबका याद नहीं रखना, शुरू का याद रख लिए। कोलकाता 1862, मुंबई 1862, मद्रास 1862, पटना 1916। और ध्यान देना कौन कौन राज्य क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार है। पश्चिम बंगाल तो है ही कोलकाता में, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भी है। क्लियर है ना। मुंबई वाले में महाराष्ट्र भी है, दादर नगर हवेली भी है, दमन एंड दीव भी है, गोवा भी है, ध्यान रखना। और ध्यान देना इसका मेन जो ब्रांच है वो कोलकाता में, लेकिन इसका एक खंड, एक ब्रांच मतलब कहाँ पे मेन हियरिंग भी होती है, कहाँ पे? पोर्ट ब्लेयर में होते हैं। मेन तो यहाँ पे होंगे, लेकिन यहाँ पे भी बहुत सारे जरूरत के समय कभी कभी यहाँ पे भी होते हैं पोर्ट ब्लेयर। मुंबई में कहाँ पे? नागपुर में भी है, पणजी में भी है, औरंगाबाद में भी है। मद्रास किस किस के? तमिलनाडु और पुडुचेरी के, और एक ही खंड है, कहाँ पे? मद्रास में। इसी तरह कर्नाटका बेंगलुरु में है। क्लियर, और इलाहाबाद का उत्तर प्रदेश में, लेकिन लखनऊ में इसका एक ब्रांच है। पटना में एक ही जगह, जम्मू, श्रीनगर और जम्मू में है। क्लियर है, जम्मू कश्मीर लद्दाख का दोनों का साथ है। एमपी का इंदौर और ग्वालियर में है खंडपीठ, मतलब मेन तो जबलपुर में है, लेकिन उसके अलावा इंदौर और ग्वालियर में भी है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ का एक ही जगह, चंडीगढ़। गुवाहाटी में किस किस का है? असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश सबका है। क्लियर, गुवाहाटी में। ध्यान देना पंजाब हरियाणा भी 1947 में स्टैब्लिश किया गया, 1948 में गुवाहाटी। किस किस के लिए? गुवाहाटी में कोहिमा, इम्फाल, अगरतला, यहाँ सब खंडपीठ है। मेन कहाँ पे है? गुवाहाटी में। उड़ीसा की बात करो, यहाँ पे याद कर लो, जोधपुर में मेन है, लेकिन जयपुर में भी खंडपीठ है। क्लियर, आंध्र प्रदेश अमरावती। केरला किस किस को संभालता है? केरला और लक्षद्वीप को संभालता है। जो दो को याद करेंगे क्या क्या, जो दो को संभालता है और जिसका ब्रांचेस है, बस वो। क्लियर, और कहीं कुछ भी याद नहीं रखना जरा। तेलंगाना सबसे लास्ट। क्लियर, अब देखो न्यायालय में एक चीज और यहाँ पे याद करना, निवारक विरोध यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कितने समय तक बंदी बना के रखा जा सकता है? आपको पता है प्रिवेंटिव डिटेंशन मैक्सिमम कितने मंथ के लिए होता है? मैक्सिमम 3 मंथ के लिए। अब यहाँ देखिए 8 केंद्र शासित प्रदेश विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों के अंतर्गत आते हैं। सिर्फ हाई कोर्ट दिल्ली के पास अपना हाई कोर्ट है। क्लियर, न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है। कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है। प्रोहिबिशन का मतलब होता है कि भाई आपको ये काम अभी नहीं करना है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि ऐसे नहीं, एक डायलॉग था कि बाहु तुम नहीं मार सकते थे, नहीं काट सकते थे गला, इसको बोलते हैं प्रोहिबिशन। कि आप अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट को बता रहे हो तो कि तुम्हारा ये ऐसी वो नहीं है, तुम्हारा फील्ड ही नहीं है, तुम्हें मारना ही नहीं था, तुम्हें नहीं मारना था।
क्लियर। ये तो प्रोहिबिशन देख लिए। उच्च न्यायालय की अधीक्षण शक्ति में सैन्य न्यायालय कोर्ट नहीं, ऑब्वियसली मिलिट्री कोर्ट नहीं है उच्च न्यायालय की अधीक्षण शक्ति में, मतलब उच्च न्यायालय के अंडर में आप किसी मिलिट्री कोर्ट को थोड़ी रख सकते हो। क्लियर। यहाँ पे दिया है उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश, उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन है, अन्ना चंडी थी, जबकि प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस कौन थी, लीला सेठ थी, लीला सेठ। और अन्ना चंडी सबसे पहली जजेस थी। क्लियर। अब यहाँ से हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे सेंटर स्टेट रिलेशनशिप। और एक और चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का गठन कहाँ हुआ था, कब हुआ था, वो तो पहले ही यहाँ पे हमने 1866 बता दिया था, तो दोबारा बताने की कोई ज़रूरत नहीं। एक चीज़ और यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है, 6 उच्च न्यायालय इलाहाबाद, बॉम्बे, गुवाहाटी, मध्य प्रदेश की एक अस्थायी खंडपीठ है। केवल कर्नाटक उच्च न्यायालय मुख्यपीठ 2 सर्किल खंडपीठ है, धारवाड़ और गुलबर्गा। यहाँ पे एक बात और लिखा है कर्नाटक से रिलेटेड। कर्नाटक में क्या लिखा है पता है, कहाँ पे है कर्नाटक, ध्यान देना। कर्नाटक में जो, ध्यान देना, कर्नाटक में जो मेन पीठ है, जो मेन हाउसेस है वो कहाँ पे है, हाउसेस है, जो मेन हाउसेस है बेंगलोर में है। लेकिन बेंगलोर में ही 2 छोटा छोटा है, मतलब 2 जगह है बेंगलोर में ही, एक है धारवाड़ और एक गुलबर्गा में है, यही याद रखना है। और 8 केंद्र शासित प्रदेश में सिर्फ दिल्ली के पास अपना हाई कोर्ट है, बस ये याद रखना है। नेक्स्ट वीडियो में हम सेंटर स्टेट रिलेशनशिप करेंगे, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे 2 नेक्स्ट में कर लूँगा, सेंटर स्टेट और उसके बाद इमरजेंसी, 2 कल कर लूँगा। क्लियर। फिर मिलते हैं, चलिए बाय बाय।